देखिए बच्चों, टीडीएस के अंदर जो अपना सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? 192। आपको ध्यान है, मैंने ये बताया था कि जितना टैक्स केवल सैलरी सैलरी पे बनता है वो निकाल लो, और सैलरी प्लस अदर इनकम उस पे कटा हुआ टीडीएस कंसीडर करने के बाद जितना टैक्स बनता है दोनों में से जो ज्यादा होता है वो टीडीएस कटता है। मान लो सैलरी सैलरी पे बन रहा है 1 लाख और सैलरी प्लस अदर इनकम पे बन रहा है 1.5 लाख, बताओ कितना टीडीएस कटेगा? 1.5 लाख। और अगर केवल सैलरी सैलरी पे मान लो 180 बन रहा है और ये 1 लाख बन रहा है, तो मिनिमम 180 तो काटना ही काटना है। मतलब सैलरी पे जितना टैक्स बनता है ना उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के कारण अगर कम हो जाता है जब तो ठीक है, अदरवाइज जितना सैलरी पे बन रहा है उतना तो कटेगा ही कटेगा। ऐसा प्रोविजन मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां पे मान लो एक पर्सन है जिसकी सैलरी 8 लाख रुपए है, ठीक है, और उसको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 60,000। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के कारण कम हो सकता है, बताओ 740 आया। 80 के डिडक्शन है 1.5 लाख, तो बताओ 5,90,000 आया। अब 5,90,000 पे अगर सर आप टैक्स टेंशन नहीं निकालोगे, हो रही थी। क्या बोल रहे हो? कुछ टेंशन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये सैलरी इनकम, ये हाउस प्रॉपर्टी का, ये एटीसी का डिडक्शन, तो 5,90,000 तुम्हारी क्या हो गई टोटल इनकम। और इस पे टैक्स निकलता है, वो निकलता है 31,31,720, केवल सैलरी सैलरी पे टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को ध्यान रख लेना। अगर मैं सैलरी प्लस अदर इनकम पे निकालूं तो 8 लाख की सैलरी, 60,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अब यहां पे जो आपकी अदर इनकम है वो कितनी है? 1 लाख रुपए तुम्हारी फीस है और 80,000 रुपये खर्चे हैं, तो अदर इनकम आ गई 20,000। तो 7,60,000 तुम्हारी सैलरी प्लस अदर इनकम इनकम आ गई। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो बताओ 6,10,000 आया। अब 6 10 पे टैक्स कितना है? 35,880। और इस पे टीडीएस कितना कटा है? तो सैलरी सैलरी पे टैक्स कितना बन रहा है बच्चों? है ना, इस पे टीडीएस कितना कटा है? 10,000 रुपये। तो अगर हम 10,000 रुपये करेंगे तो बताओ 25,880 आ रहा है। तो बताओ सैलरी सैलरी पे कितना बन रहा है? ओनली सैलरी सैलरी पे इतना, और सैलरी प्लस अदर इनकम पे कितना बन रहा है? इतना। तो बताओ मिनिमम इतना टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा, 31,720 कटेगा। क्योंकि इसके अंदर अपन पूरे साल भर का टैक्स निकालते हैं, डिवाइड बाय 12, तो हर महीने इतना टीडीएस काट लेना। ये कौन सा तक होता? 192। उसके बाद हमारा 192A के अंदर आप ध्यान रखना कि वैसे अगर हम पैन नंबर नहीं देते तो सेक्शन की रेट, है ना, बजट में जो रेट दे रखी है फाइनेंस एक्ट में, और 20% तीनों में से ज्यादा कटता है। लेकिन अगर इस सेक्शन में नहीं होता तो एमएमआर की रेट से कटता है। और मैंने एक टीडीएस का एक क्विक 25 मिनट का रिवीजन वीडियो भी डाल रखा है, तो आप वहां भी इनको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2। बच्चों, आपको पता है 194A के अंदर अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट देती है 40,000 से ज्यादा,
एक पेयर को एक साल में टीडीएस कटता है 10% की रेट से, और सीनियर सिटीजन को देती है तो 50,000 रुपये कटता है। और जो अदर देन बैंक वगैरह है तो 5,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट एक पे को साल में टीडीएस कटता है 10% की रेट से। और ध्यान रखना 40 और 10, और एक ध्यान रखना, अगर मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल के तहत अगर आपको कोई कंपनसेशन के तहत आपको इंटरेस्ट मिला है तो वहाँ 50,000 के ऊपर टीडीएस कटता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ नोटिफाइड पेमेंट्स होते हैं जिस पर टीडीएस कटता ही नहीं है, जैसे आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो, या एक फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, या बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देती है। बैंक अगर एफडी और आरडी पे देगी वहाँ कटेगा। इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है तो वहाँ पे टीडीएस कटता ही नहीं है। एक ध्यान रखना, अगर बैंक एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेज में आपका एफडी हो रखी है तो वहाँ पे आपको देखना है कि वो लिमिट जो देखते हैं 40,000 वो बैंक वाइज देखते हैं ब्रांच वाइज देखते हैं। अगर बैंक सीवीएस सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, तब तो अपन क्या देखते हैं, बैंक वाइज, और नहीं मेंटेन करता तो ब्रांच वाइज। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 22 को परेश ने 6 महीने की एफडी कराई 12,10% की रेट से विद कोऑपरेटिव बैंक। तो 12 लाख का 10% और आपका 6 महीने का ब्याज, तो सर 60,000 रुपये होता है बच्चों, 60,000 रुपीज होता है। तो बताओ 60,000 पे टीडीएस कटेगा 10% की रेट से 6,000 रुपये। उसके बाद है ना, आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 22 को आपने 9 मंथ की एफडी कराई है 5 लाख की, जिसमें 8% रेट है विद बापू नगर ब्रांच, मालवीय नगर ब्रांच एंड अंबे नगर ब्रांच ऑफ पीएनबी विच आउट ऑफ सीबीएस सॉफ्टवेयर। और ये 31 मार्च 23 को मैच्योर होगी। इसका मतलब 5 लाख की एफडी आपने एक ब्रांच में बनाई है तो 5 लाख 8% की रेट है, 8/100 इंटू 9/12। बच्चों जल्दी से बताओ कितना होगा, कितना होगा जल्दी से बताओ। 30,000। 30,000 और सर। 3 ब्रांचेज में है 90,000 90,000 रुपये। हो जाए। बताओ जब सीवीएस सॉफ्टवेयर मेंटेन होता है तो लिमिट ब्रांच वाइज देखते हैं या बैंक वाइज? बैंक वाइज। बैंक वाइज। अब बताओ 90,000 रुपये हो गया, 10% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। ये ध्यान रखना आपको। तो 9,000 रुपये क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। बच्चों जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा और अमाउंट बताना पड़ेगा टीडीएस का अमाउंट कितना होता है। अगला 1/7/22 को राजेश ने 9 मंथ की रैकरिंग बनाई है 1,80,000 रुपये पर मंथ, 6.25% की रेट से है। और बैंक आपको पूरे साल के अंदर 42,590 का इंटरेस्ट देती है। बैंक केवल सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटती, बाकी आरडी एफडी सब पे काटती है। क्योंकि ये 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो बताइए 10% की रेट से क्या कटेगा बच्चों, टीडीएस कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 194 ए भी हो गया। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 194 डीए के ऊपर है। बच्चों आपको ध्यान होगा कि हमने एक बात पढ़ी थी कि जैसे जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी करवाते हो तो एटीसी के अंदर आपको प्रीमियम मैक्सिमम 10%, 20% या 15% के अलाउड होता है। तो आपकी ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जिसका प्रीमियम इन परसेंटेज से क्या था, कम था, या इन परसेंटेज से क्या था, ज्यादा था। तो अब बताओ 2 तरह की पॉलिसी होती है जिनका प्रीमियम इन परसेंटेज से ज्यादा था या कम था। तो बताओ अगर कम था, पॉलिसी मैच्योर होती है एक तो डेथ के कारण और एक टाइम के कारण। तो चाहे कम प्रीमियम वाली पॉलिसी हो या ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी हो, अगर डेथ के कारण मैच्योर होगी तो वो हमेशा क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। और जब एग्जम्प्ट होगी तो टीडीएस कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर टाइम के कारण मैच्योर हुई है और कम प्रीमियम वाली पॉलिसी थी तो वो एग्जम्प्ट होती है। और अगर ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी थी, बताओ वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो एक तो ये वाली पॉलिसी टैक्सेबल होती है, और एक कीम एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अब तो ये तो बात आ गई टैक्सेबिलिटी की। अब अगर मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन बच्चों जनरली क्या होता है, टीडीएस में जितने भी सेक्शंस होते हैं ना,
ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करो आपने 4 लाख रुपए की कोई पॉलिसी ली थी, और वो ली थी आपने 1 जुलाई 13 को, उसका प्रीमियम 45,000 रुपये था, उसका प्रीमियम 45,000 का था। इसका मतलब 10% से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी थी। इसका मतलब है कि 10% से ज्यादा वाली पॉलिसी थी, और ये टाइम के कारण मैच्योर हुई है। अब मान लो आपको मैच्योरिटी अमाउंट 4,75,000 रुपये मिला, तो बताओ पहली बात तो क्या होगा, क्योंकि ये पॉलिसी ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी थी, इसका 10% से ज्यादा है, टाइम के कारण मैच्योर हुई है, तो ये अमाउंट टैक्सेबल है। अब मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, ये भी बात पूरी हो रही है, लेकिन टीडीएस 475 पे नहीं कटेगा। 475 में से 4 लाख क्या होगा, माइनस होगा, और 75,000 पे 5% रेट से टीडीएस कटेगा। कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है, तो अब देखो, मिस्टर एक्स रेजिडेंट है, 4.5 लाख की पॉलिसी रिसीव हुई है, और ये पॉलिसी 1 अप्रैल 20 को ली थी, और सम अश्योर्ड था 4 लाख का, और प्रीमियम आपने 1,25 दिया था। तो बच्चों 4 लाख का, क्योंकि आपने पॉलिसी कब ली है, 1 अप्रैल 20 को, तो 10% तक ही प्रीमियम अलाउड होता है, यहाँ तो प्रीमियम 10% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाली पॉलिसी ये वाली है। अब आपको 1,25,000 रुपये पे कर रहे हैं आप, 1,25,000 रुपये, तो बताइए 3 सालों में आपने कितना पे किया होगा? 1,25 इंटू 3 कितना, 375 पे किया। तो अब बताओ, लेकिन आपको मिला कितना, 4.5 लाख रुपए। तो टीडीएस 4.5 लाख में नहीं कटेगा, 4.5 लाख में से 375 लेस होगा, जो 75,000 रुपये होगा उस पर टीडीएस कटेगा 5% की रेट से। तो 75,000 रुपये पे 5% की रेट से टीडीएस कटेगा, ये आपको यहाँ पे आंसर में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद एक रेजिडेंट है जिसको 3,95,000 मिल रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 31/3/12 को लिए, और आपने 3.5 लाख का इंश्योरेंस कराया था, और एनुअल प्रीमियम 28,000 रुपये है। 11/12 से पहले जो हम पॉलिसी लेते हैं वो 20% तक का प्रीमियम अलाउड होता है। यहाँ बच्चों प्रीमियम कम था, तो ये पॉलिसी क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। जब एग्जम्प्ट होगी तो टीडीएस कटने का सवाल ही नहीं। तीसरा केस, मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है जिसको 95,000 रुपीज मिले 1 अगस्त 22 को, पॉलिसी मैच्योर हुई है। 1 अगस्त 16 को पॉलिसी ली थी, 90,000 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट था, और प्रीमियम 10,000 था। नो डाउट प्रीमियम 10% से ज्यादा है, लेकिन तो उसका मतलब है टैक्सेबल होगा, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से कम है। तो पहली कंडीशन तो यह है कि मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए ना, तो क्योंकि यहाँ 1 लाख से कम है, तो बच्चों उस केस में टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। यस बोलिए। सर। Sir. ये बच्चों आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे ना? चलो, ये तो अब हम बात करते हैं एनआरआई स्पोर्ट्समैन। आपको याद है एनआरआई स्पोर्ट्समैन को कितने भी अमाउंट का पेमेंट करो, कितना भी अमाउंट का, कोई लिमिट नहीं है, 20% प्लस 4% सेस हमेशा लगेगा, 20.8% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा एनआरआई स्पोर्ट्समैन को अगर आप पेमेंट करो। ठीक है, अच्छा, एक ध्यान रखना, एक सेक्शन है नेशनल सेविंग स्कीम, अगर जो उसका पेमेंट आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे, उस पर 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। अगर आपको जो अमाउंट मिला है, मतलब इस पे जैसे एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल पेइंग टू एनी पर्सन एनी अमाउंट रेफर टू दिस shall be liable to direct TDS. No deduction shall be made on this section with the amount of such payment as the case with the agreed on such payment to be paid. अगर 2,500 रुपये से कम अगर आपको पेमेंट मिला है तब तो नहीं कटेगा, और अगर 2,500 रुपये से ज्यादा का मिला है तो इस सेक्शन में 10% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। अब हम बात करते हैं 194 आईए। जो 194 आईए के अंदर क्या है कि जैसे कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, लैंड और बिल्डिंग, और अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो आप इस सेक्शन के अंदर बताओ क्या काटेंगे, टीडीएस काटेंगे। ये एक चीज ध्यान रखना, इस सेक्शन के अंदर आप क्या काटेंगे, टीडीएस काटेंगे। अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि इस सेक्शन में नो डाउट टीडीएस तो कटेगा, है ना, टीडीएस तो कटेगा, और रेट क्या होगी टीडीएस की, 1% की रेट से टीडीएस कटेगा, 1% की रेट से। लेकिन टीडीएस किस वैल्यू, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 2-3 बातें खास बात है कि जैसे मान लो आपने एक लैंड खरीदी 55 लाख रुपए की, और इसका 30 लाख का, दो इस लैंड के 2 ओनर थे, ए और बी।
एक को 30 लाख का पेमेंट हो रहा है, एक का 25 लाख का। टीडीएस के बाकी सेक्शनों में तो लिखा हुआ है एक पेयर एक पे ही, बट इस सेक्शन में ऐसा नहीं है एक पेयर एक पे ही। इस सेक्शन में तो क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है ना, चाहे आप दो अलग अलग पेई को पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस कटेगा। तो एक तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो दो सेलर थे, बायर एक था, ये ऐसा भी हो सकता है बायर दो थे, ए और बी। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 55 लाख, और सेलर को पेमेंट हो रहा सी को। ए पेमेंट कर रहा है 30 लाख का और बी पेमेंट कर रहा है 25 लाख का। तो यहां हमको एक पेयर एक पे नहीं देखना, यहां हमारी नजर किस पे होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 50 लाख से ज्यादा है। बताओ क्या कटने वाला है, टीडीएस कटने वाला है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे मान लो आपने, है ना, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मान लो 45 लाख रुपए था और एसडीपी वैल्यू 52 लाख रुपए है, तो यहाँ पे आपको जो देखना है वो 45 लाख देखना है, 52 लाख देखना है एसडीपी वैल्यू। तो बताओ एसडीपी वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है तो बताओ इस सेक्शन में क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ने एक घर बेचा, एक तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची जिसको 60 लाख में बेचा और 15 लाख में एक बेचा। वो चाहो को पता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो एसेट्स ही नहीं होती, तो बताओ उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। एक तो ये वाली बात है। ही परचेज द हाउस प्रॉपर्टी एंड 40 लाख की हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, ही परचेज द हाउस प्रॉपर्टी एंड द लैंड 50 लाख की परचेज की रेस्पेक्टिवली, है ना। तो 50 लाख तक है। एसवी वैल्यू कितनी है, 85 लाख और 20 लाख फॉर द प्रॉपर्टी एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड रेस्पेक्टिवली। Examine the tax implication X and Y and the TDS implication in the hands of Y, assuming that both X and Y are resident Indians। बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये अदर सोर्स के बारे में भी पूछ रहा है और जरा टीडीएस के बारे में भी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है। तो अब देखो एक एक इस क्वेश्चन को अपन आराम से ध्यान से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर। तो एक्स ने बेचा, है ना, एज वेल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड फॉर कंसिडरेशन 60 लाख एंड 15 लाख। तो इसने एक तो हाउस प्रॉपर्टी बेची और एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची। ये कितने में बेची, 15 लाख, और ये कितने में बेची, 60 लाख। ओके, किसको बेची, वाई को। ओके, ही हैज परचेज द हाउस प्रॉपर्टी एंड द लैंड। 40 लाख की इसने जमीन खरीदी थी और 10 लाख की इसने ये खरीदी थी। तो 40 लाख की इसने जमीन खरीदी थी और 10 लाख रुपए की इसने ये खरीदी थी। ओके, एसवीए वैल्यू जब इसने बेची इसकी 85 लाख की थी। आपको पता है वेरिएंस अगर 10% से ज्यादा होता है तो सेल कंडीशन 60 लाख मानते हैं, 85 लाख, 85 लाख मानेंगे। तो बताइए इसके हाथ में 45 लाख रुपए क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। और इसकी एसबी वैल्यू 20 लाख थी, बट दिस इज नॉट अ कैपिटल सेट, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल गेन चैप्टर का इंपैक्ट बताना है कि एक्स के हाथ में सेल कंसिडरेशन 85 होगा। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। अब वाई ने खरीदा, आपको पता है 56 एक सेक्शन बोलता है कि अगर आप लैंड और बिल्डिंग को सस्ते में खरीदते हैं और एसबीआई वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस का डिफरेंस 10% से ज्यादा है, 10% से ज्यादा और 50 से ज्यादा, तो इनकम मानी जाती है। तो बताइए यहाँ वाई ने खरीदा है, कितने में खरीदा, 60 लाख में, और एसबी वैल्यू 85 लाख थी। इसका डिफरेंस 10% से ज्यादा भी है और 50 से ज्यादा भी है। तो ये 25 लाख रुपए वाई की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। तो 25 लाख रुपए इनकम मानी जाएगी और एग्रीकल्चर लैंड को असेट मानते नहीं है। एक तो ये वाली बात हो गई। अब ये तो हुआ अदर सोर्स और कैपिटल गेन चैप्टर की बात। अब जब वाई 60 लाख का पेमेंट करेगा तो 194 आईए में, है ना, अपन को एसबी वैल्यू देखनी 85 लाख। तो बताइए 85 लाख है, तो बताइए 85 लाख रुपए पे 85 लाख पे बताओ 1% की रेट से क्या काटेगा, टीडीएस। 20 लाख रुपए पे इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि वो तो असेट्स ही नहीं होती है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? अरे आ गई क्या बात इसमें? Yes, sir. इसमें Yes, sir. कैपिटल गेन भी लगवा दिया, कंसेशनल वाला भी लगवा दिया और टीडीएस वाला प्रोविजन भी लगवा दिया। चलो बच्चों, अब आ रहा है 194 आईए। एक आदमी है जिसने हाउस परचेज किया 60 लाख में, है ना, ये चेन्नई में है,
और ही ऑल्सो वांट टू परचेज एग्रीकल्चर लैंड 65 लाख की। ये जानना चाहता है कि क्या कोई मेरा ऑब्लिगेशन होगा इन दो सिचुएशन में। बताओ, हाउस के केस में कंसिडरेशन क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा है, तो बताओ टीडीएस कटेगा। तो बताइए, ये जो पर्सन है ये 60 लाख पे 1% की रेट से टीडीएस काटेगा। बताओ, ये जो एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहा है तो रूरल एरिया में, क्या इस पे भी टीडीएस काटेगा? बच्चे तो कैपिटल No, टैक्स ही sir. मिले, इस पे टीडीएस नहीं काटेगा। अरे आगे क्या समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन 194 ये वाला सेक्शन। मिस्टर एक्स एक सैलरी एम्प्लॉयड है और रेंट पे कर रहा है 60,000 पर मंथ टू वाई जून 22 से। क्या टीडीएस कटेगा? और कटेगा तो कब कटेगा? बच्चों आपको ध्यान है, दो सेक्शन होते हैं। एक होता है 194I और एक होता है 194IA। बताओ, इस सेक्शन में भी रेंट के बारे में जिक्र है, इस सेक्शन में भी रेंट के बारे में जिक्र है। यहां पे लिखा हुआ है रेंट ऑफ एनी एसेट्स और यहां लिखा हुआ है रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अब एनी एसेट में लैंड और बिल्डिंग भी आती है। आपको पता है इस सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तभी काटता है जब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ज्यादा है। तो अगर मान लो इंडिविजुअल एचयूएफ रेंट का पेमेंट कर रहा है ना, अदर देन लैंड और बिल्डिंग, तब तो हमेशा आई लगेगा। अगर लैंड और बिल्डिंग का रेंट का पेमेंट कर रहा है और उसका टर्नओवर अगर ज्यादा है इंडिविजुअल एचयूएफ का, तब भी वो आई में ही काटेगा। लेकिन मान लो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर कम है तो आई नहीं लगेगा। और अगर उस केस में आईए बोलता है एक ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर कम था, मतलब उस पर आई नहीं लग रहा, और वो लैंड और बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा है 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, पर मंथ की लिमिट है, तो बताओ 5% की रेट से टीडीएस काटेगा। तो बताओ आई ए कब लगता, आई बी कब लगता, आई बी कब लगता है? बताओ आई बी कब लगता है? आई नहीं, आई बी। बताओ, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को रेंट का पेमेंट कर रहा है और इंडिविजुअल का टर्नओवर ज्यादा है, तब तो आई लगेगा। अगर टर्नओवर कम है तो आई तो लगेगा नहीं। उस केस में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ जिस पर आई नहीं लग रहा, वो लैंड और बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा है 50,000 पर मंथ से ज्यादा, तो बताइए आई बी में 5% की रेट से टीडीएस काटेगा। एक तो ये ध्यान रखना, जनरली टीडीएस कटता है पेमेंट और क्रेडिट विच हर महीने कटता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ टीडीएस मार्च एंड में कटेगा, मार्च एंड। हाँ, अगर मान लो दिसंबर में प्रॉपर्टी खाली कर दी तो फिर दिसंबर में कट जाएगा, अदरवाइज मार्च एंड में कटेगा। तो बच्चों 50,000 रुपए का रेंट दिया गया है ना, और जून से दिया गया तो 10 महीने का, तो 50,000 रुपये हो गया, है ना। तो 50 तो रेंट है 60,000 का, तो 60,000 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 महीने का 6 लाख, 30,000 रुपये का टीडीएस कटेगा। लेकिन टीडीएस कब कटेगा? मार्च 23 में। ये इंपॉर्टेंट है, मार्च 23 में। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, मान लो उसने प्रॉपर्टी दिसंबर में ही खाली कर दी, तो उस केस में 60,000 रुपये रेंट है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने का, तो होता है 420। 420 का 5% होता है 21,000 रुपये। 21,000 रुपये टीडीएस कटेगा, लेकिन कब कटेगा? दिसंबर में कटेगा। बच्चों ये सब याद है आप लोगों को? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज और बताओ बच्चों, अगर सामने वाला पैन नंबर ना दे, सामने वाला पैन नंबर ना दे, तो जैसे मान लो पहला वाला केस है, पहले वाले पे 6 लाख रुपए का 5% टीडीएस होता है 30,000 रुपये। अगर सामने वाला पैन नंबर ना दे तो सेक्शन की रेट और 20%, 6 लाख का 20% होता है 120, और जो बजट में बता रखा है इन तीनों में से हायर होता है उतना टीडीएस कटता है। बट ये सेक्शन ये बोलता है अगर सामने वाला पैन नंबर ना दे तो एक बार तो हायर निकाल लो, हायर आ रहा है 120, लेकिन टीडीएस का अमाउंट किसी भी हालत में जो लास्ट मंथ का रेंट है ना उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बताइए लास्ट मंथ का रेंट कितना है? 50,000। तो बताइए 50,000 रुपये 60,000, तो 60,000 से ज्यादा टीडीएस नहीं कटेगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई है? अच्छा, Yes, sir. दूसरे वाले केस में क्या होगा?
60,000 रुपये है, तो 60,000 इंटू 7 महीने 21,000 रुपये टीडीएस होता है, और 4/20 का 20% कितना होता है? 84,000। अगर सामने वाला पैन नंबर ना दे तो 84,000 टीडीएस कटेगा, लेकिन लास्ट, अब बताओ दिसंबर में महीना छोड़ रहा है, तो दिसंबर का रेंट कितना था? 60,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बताओ 60,000 रुपये टीडीएस कटेगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबको? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अब आ रहा है कौन सा सेक्शन? टीडीएस ऑन रेंट। टीडीएस ऑन रेंट। मिस्टर ए के पास एक बिल्डिंग है जो दिल्ली में है, और मंथली रेंट पे दी हुई है 75,000 रुपये 1 जून 22 से। रेंट इज पेड बाय मिस्टर बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। डिस्कस वेदर टैक्स प्रोविजन आर एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 इन द फॉलोइंग केस। पहला केस, बताओ बी बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अवर बिल्डिंग इज यूज बाय हिम फॉर इज रेजिडेंशियल पर्पस। बताओ बच्चों, एक सेक्शन कौन सा है? 194I और एक है 194IB। बताओ यहां प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आई भी लगेगा, आई लगेगा? जल्दी से बताओ। I. आई लगेगा। बताइए आई के केस में, बताओ अगर साल का रेंट 2 लाख कितना 40,000 से ज्यादा है, तो बताइए बिल्डिंग के केस में बताओ 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो बच्चों यहाँ कौन सा सेक्शन लगेगा? आई लगेगा। बताओ साल का रेंट कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 75,000 रुपये है, तो 75,000 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 7,50,000 हो गया। 7,50,000. 7,50,000 का 10% कितना होता है? 75,000 रुपये। आ गई है बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, बी बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर कम है। बताओ कम है, बताओ जब कम है तो फिर आई बी लगेगा या आई लगेगा? IB. आई बी लगेगा। और उस केस में बताओ 5% की रेट से टीएस कटेगा, तो 750 का 5% 37,500 टीएस 30,500. कटेगा। बात समझ में आ गई? और अगर बी एक सैलरी एम्प्लॉई है और बताओ वो रेंट पे कर रहा है, तो सैलरी एम्प्लॉय का तो टर्नओवर होता ही नहीं है। जो केस 2 का आंसर है वही आंसर होगा। बोलो बच्चों, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। बोलिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जे, है ना? जे। बताओ जे के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से पेमेंट आते हैं? कौन कौन से पेमेंट आते हैं? एक तो प्रोफेशनल, टेक्निकल, डायरेक्टर, रॉयल्टी और नॉन कम्पिटिटिव फीस। बताओ यहाँ पे एक पेयर, एक पे ही एक सर्विस की लिमिट कितनी है? 30,000 से ज्यादा। तो यहाँ एग्रीगेट देखते हैं, ईच सर्विस देखते हैं, ईच सर्विस देखते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर सिटिंग फीस होती है ना, उसके लिए एनी अमाउंट पे टीडीएस कटता है। ध्यान है बच्चों, है ना? और यहाँ पे एक रेट भी अलग अलग है, रेट भी क्या है? अलग अलग है। तो खैर एनीवे, बताओ 29,000 का पेमेंट हो रहा है प्रोफेशनल फीस के लिए और 22,000 का हो रहा है टेक्निकल। बताओ टीडीएस नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पर्सन एक ही पे को पेमेंट हो रहा है, बट अलग अलग सर्विस के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। आई होप सबको क्लियर है बच्चों? चलो। Yes, sir. अच्छा, 194 जी। अब आ रहा है नेक्स्ट सेक्शन 194M। बच्चों आपको पता है 194M क्या है ना? आप लोगों ने, मैंने इसका यूट्यूब पे सेपरेटली वीडियो भी डाल रखा है। 194M 3 सेक्शन है। कौन कौन से? एक तो 194C, एक 194H और एक 194J। पूरा नहीं, प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस। मुझे बताओ, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बताओ क्या है? 1 करोड़ से ज्यादा है, और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ज्यादा है। बोलो बच्चों, तो बताओ Sir. वो किस सेक्शन में टीडीएस काटेगा? 194C, H और J. एच और जे में काटेगा। ओके। एक इंडिविजुअल है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर बताओ 1 करोड़ से ज्यादा है 194C वाले केस में और 194J वाले केस में, लेकिन वो पर्सनल नेचर का पेमेंट कर रहा है,
तो 194 सी और जे पर्सनल नेचर के पेमेंट पे अप्लाई नहीं होता। बोलो बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. तो उस केस में बताओ कौन सा सेक्शन लगेगा? 194 एम। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा केस, मान लो उसका टर्नओवर कम था और वो इन सेक्शनों का पेमेंट कर रहा है, तो बताओ जे तो लगेगा नहीं, ये तो लगेंगे नहीं तीनों सेक्शन, तब भी कौन सा लगेगा? 194 एम। बताओ 194 एम कब लगता है? जब कोई इंडिविजुअल एक्चुअल जिसपे सी, एच और जे अप्लाई नहीं हो रहे, दो कारणों से नहीं होंगे, या तो टर्नओवर कम था या पर्सनल नेचर का पेमेंट था, तो उनपे सी, एच, जे तो लगेगा नहीं। फिर लगेगा कौन सा? 194 एम। और 194 एम ये बोलता है, 194 एम ये बोलता है, अगर एक इंडिविजुअल एक्चुअल इन तीनों सर्विसेज का पेमेंट करता है पूरे साल में, इन तीनों सर्विसेज का पूरा पेमेंट करता है पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा, तो बताइए 5% की रेट से बताओ टीडीएस काटेगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई क्या? बोलिए। Yes, sir. तो बताओ कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आई भी है ना बच्चों, जैसे पहले आई को प्रायोरिटी देंगे, आई नहीं लगेगा तो आई भी लगेगा ना। बोलो बोलो। ऐसे ही अगर सी, एच और जे नहीं लग रहा है तो बताओ फिर कौन सा लगेगा? जे पूरा या केवल प्रोफेशनल सर्विस? प्रोफेशनल। Only professional fees. तो बताइए क्या बोल रहा है 194 एम? एक इंडिविजुअल एचयूएफ जो किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हैं, किसी कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं, और उन पर 194 सी, एच, जे नहीं लग रहा क्योंकि टर्नओवर कम था या पर्सनल नेचर का पेमेंट था, उस केस में आई एम लगेगा। और एम तभी लगेगा जब इन तीनों पेमेंट का टोटल एक पेई को पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा है, तो बताइए वो 5% की रेट से क्या काटेगा? टीडीएस। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। बोलो बोलिए। Yes, sir. जैसे एक सैलरी एम्प्लॉय है, ही मेक द फॉलोइंग पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल नंबर का पेमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स फिर तो सी तो लगेगा ही नहीं। बोलो है ना? कितने का पेमेंट हो रहा है? 25 लाख का 10 अगस्त को हो रहा है, और 30 लाख का 30 तारीख को हो रहा है, तो 25 और 30 कितने हो गए? कितने हो गए? 55 lakh. हाँ 55 lakh. 55 लाख। बताओ सी लगेगा नहीं क्योंकि पर्सनल नेचर का पेमेंट है, बताओ उस केस में क्या होगा? बताओ फिर कौन सा सेक्शन लगेगा? M लगेगा 194 M. 194 क्या लगेगा? एम लगेगा। अब बताओ क्या होगा? बोलो। 5% की रेट से TDS 5% की कटेगा. रेट से क्या कटेगा बच्चों? टीडीएस कटेगा। आई होप बात समझ में आ गई बच्चों। Yes, sir. अच्छा, एक सेक्शन है कौन सा? 194 कौन सा? एन। अगर बताओ आप बैंक से क्या कर रहे हो? विड्रॉल कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों? विड्रॉल। कितनी कितनी विड्रॉल कर रहे हो? करोड़ से ज्यादा. 1 करोड़ से ज्यादा। तो आप कोई बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से यहां से आप क्या कर रहे हो? विड्रॉल कर रहे हो। क्या? 1 करोड़ से ज्यादा। वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय रिसिपेंट विद सेल्फ डिक्टेड, मतलब एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांचेस भी मान सकते हो। तो बताइए अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल करते हो तो जितना अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, जैसे मान लो आपने पूरे साल में 1 करोड़ भी 1.20 करोड़ की विड्रॉल की, तो 1 करोड़ माइनस कर देना 20 लाख रुपए पे, बताओ 2% की रेट से क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। तो बैंक आपका 2% की रेट से टीडीएस काटेगी। बताओ अगर एक ही बैंक के 4 ब्रांचेस से आप विड्रॉल कर रहे हो तो ये लिमिट ब्रांच वाइज देखते हैं, बैंक वाइज देखते हैं? बैंक वाइज। देखिए अगर आप अलग अलग बैंक से विड्रॉल कर रहे हो, एचडीएफसी से, एसबीआई से, तो फिर तो क्या करेंगे? बैंक वाइज ही देखेंगे ना बच्चों। फिर तो इंडिविजुअल बैंक वाइज देखेंगे। तो बताइए क्या है सेक्शन? अगर बैंक, कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस अकाउंट से आप पैसा विड्रॉल कर रहे हो 1 करोड़ से ज्यादा, तो 2% की रेट से बैंक आपका क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा पूरे अमाउंट पे, एक्सेस अमाउंट पे, एक्सेस अमाउंट पे। अच्छा, एक और चीज बताओ, अगर आप मान लो जैसे आप विड्रॉल कर रहे हो 22-23 में, बताओ 22-23 से पहले वाले 3 साल कौन कौन से हैं? 21-22, 20-21 और 19-20। विड्रॉल करते समय, है ना, आपने इन तीनों सालों का रिटर्न नहीं भरा और इन तीनों सालों की ड्यू डेट भी जा चुकी है। क्या है बच्चों प्रोविजन? बताओ। जब आप विड्रॉल कर रहे हो ना, विड्रॉल सपोज करो आप 15 अगस्त को विड्रॉल कर रहे हो, तो जिस साल विड्रॉल कर रहे हो
उससे जस्ट पहले वाले 3 साल, ये 3 हुए ना, इन तीनों सालों का आपने रिटर्न नहीं भरा, और इनकी रिटर्न भरने की ड्यू डेट भी क्या है, क्या जा चुकी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले 20 लाख पे तो कोई टीडीएस नहीं काटेगी। 20 से 80 के बीच में जो 20 से लेके 1 करोड़ के बीच में जो विड्रॉल हुआ, बताओ कितना, 2%। और 1 करोड़ 2%। के ऊपर जो विड्रॉल हुआ कितना, 5%। 5%। लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो, ये लोग अगर विड्रॉल करते हैं, गवर्नमेंट विड्रॉल कर रही है, बैंक विड्रॉल कर रही है, एटीएम वाले विड्रॉल कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी की जो सेलिंग करते हैं वो लोग विड्रॉल कर रहे हैं, तो उन पे सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उनका, मतलब ये लोग विड्रॉल करें तो इनका टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर मैं अब इसका क्वेश्चन देखूं, तो क्वेश्चन देखिए आप, एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी दिल्ली ब्रांच जयपुर में है, एक ब्रांच दिल्ली में, एक जयपुर में है। इसका करंट अकाउंट है एसबीआई में, और ये 2 अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है, दोनों ब्रांच में। और बताओ एसबीआई से विड्रॉल कितना किया, 15 लाख का, फिर कितने का विड्रॉल किया, 70 लाख का, फिर कितने का विड्रॉल किया, 40। बताओ टोटल विड्रॉल कितना हो गया बच्चों, 1,25,00,000। 25 का विड्रॉल हो गया। बताओ कितना, और इसने रिटर्न भर दिया था, ड्यू डेट से पहले सारे रिटर्न भर दिए थे। तो बताइए 1,25,00,000 में से क्या लेस करेंगे, बोलो बोलो। और बताओ जो 25 लाख बच गया उस पर 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। आगे क्या बात समझ में, बोलो। यस सर। तुम्हारा आंसर क्या होगा, अगर उसने रिटर्न नहीं भरा था और ड्यू डेट जा चुकी है, तो उस केस में क्या होगा, 15 लाख पे कुछ नहीं कटेगा। फिर आपने 70 निकाला ना, 70 निकाला ना, तो 70 में से क्या लेस करेंगे, बोलो कितना, 20। अरे बताओ 15 लाख पे नहीं कटेगा ना, बोलो, 9। अब 15 और 70 कितने हो गए, कितने हो गए, 85। 85। 85। तो अब 85 में से क्या लेस कर देना, 20। 65 पे 2% की रेट से टीएस कटेगा। अब 40 लाख का विड्रॉल किया, तो 15 और 70, 85 में 40 जोड़ना, कितने हो गए, कितने हो गए। 125। अब इसमें क्या होगा कि जो नेक्स्ट 85 तक हो ही गया था, तो नेक्स्ट 15 है उस पर तो क्या कटेगा, 2%। और जो 25 बच गया उस पर क्या कटेगा, जल्दी से बताओ, 5%। 5%। समझ गए क्या बात को, बोलो। तो कुल मिलाकर सर। 15 पे नहीं कटेगा, 5 पे भी नहीं कटेगा, 20 तक नहीं कटेगा, जो 80 हो गया उस पे 2%, और जो 25 हो गया उस पे 5%। आगे की बात समझ में, बोलिए। यस सर। तो ये आ गया 2%, और ये आंसर हो गया। अच्छा, अब बच्चों मैंने आपको 194 एम भी करा दिया, और 194 क्या एन भी करा दिया, और ओ पी और क्या क्यू, और एक आर और एक एस। इसके क्वेश्चन में आपको भी सेपरेटली कराऊंगा, ओ पी क्यू आर एस। चलो आगे, है ना। अब आगे चलते हैं अपन। ये एग्जाम्पल किस पर है, पी पर है। ये जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है उस पर मैंने ये एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। क्यू को अभी आप रुक जाओ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। बोलो एक एक पॉइंट चलते जाओ। इसके अंदर है ना, एक पर्सन है जिसको क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है, किससे, गवर्नमेंट से। मतलब ये इंडिविजुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट मेड। बताओ इसने किसी को अपना घर बना रहा है और पेमेंट कर रहा है। घर बनाने का मतलब क्या है, 194C। बताओ ये सैलरी एम्प्लॉई है, तो इस पर सी तो लगेगा नहीं क्योंकि इसका टर्नओवर नहीं होगा। बोलो बोलो बच्चों, अरे सी नहीं लगेगा ना। सर। तो जब सी नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा, एम M। लगेगा।
क्या ये 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है? बोलो। Yes, तो sir. 5% की रेट से क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा 194M में। आ गई क्या बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. राहुल एक होलसेलर है, टर्नओवर कितना है? 5 करोड़। और अब बताओ, जब 5 करोड़ है और ये कोई ऑफिस बना रहा है, घर थोड़ी बना रहा है। अगर ये घर बना रहा होता तो फिर सी तो लगेगा नहीं, क्योंकि पर्सनल हो जाता तो ऑफिस बना रहा है। बताइए, टर्नओवर भी खूब है और पर्सनल नेचर का पेमेंट भी नहीं है, तो बताओ सी लगेगा या एम लगेगा? सर 194 सी लगेगा। और सी में जब कोई पेमेंट करते हो इंडिविजुअल को, पे इंडिविजुअल है, तो बताओ रेट क्या होगी? 1%। Percent. अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा है और एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा है। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. बोलिए। अरे आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. गोलू एक इंडिविजुअल है, बताओ टर्नओवर कम है और किसी को कमीशन दे रहा है। तो जब टर्नओवर कम है तो 194 एच तो लगेगा नहीं। जब एच नहीं लगेगा तो हम 194 एम के पास जाएंगे। बच्चों, पेमेंट केवल 1/20 है। एम तब लगता है जब पेमेंट 50 लाख से क्या हो? ज्यादा हो। तो ना एच लगेगा और ना एम लगेगा। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ गई? बोलिए। Sir. तो यहाँ एच तो क्यों नहीं लगा? क्योंकि टर्नओवर कम है। एम क्यों नहीं लगा? क्योंकि पेमेंट 50 लाख से कम है। तो दोनों सेक्शनों में ही टीडीएस नहीं कटेगा। एक कोऑपरेटिव बैंक है जहां से आप कैश विड्रॉल कर रहे हो, एक पार्टनरशिप फर्म, 1 करोड़ 20 लाख, और बताओ, और ये रिटर्न भर रही थी, टाइम पे रिटर्न भर रही थी। तो बताइए उस केस में क्या होगा? 1 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ माइनस कर दो, बैलेंस जो बच जाएगा 20 लाख रुपए पे, बताओ 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा? 15। वर्षा 95,000 रुपये मिले, LIC पॉलिसी मैच्योर हो रही है, 1 अक्टूबर 17 को आपने मिले, और ये पॉलिसी 80,000 रुपये की थी और प्रीमियम 10,000 रुपये का था। इसका मतलब प्रीमियम, हाई प्रीमियम पॉलिसी है बच्चों, 10% से ज्यादा है। बताओ, पॉलिसी तो टैक्सेबल है लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट क्या है? 1 लाख से क्या है? कम। लाख से कम है. दीपक है, इसने घर बेचा है करण को 45 लाख का, और एसबी वैल्यू 55 लाख है। तो बताइए करण अब 194 आई ए में पेमेंट करेगा, तो बताओ यहाँ एक्चुअल देखते हैं एसबी देखते हैं? एसबी देखते हैं। बताओ 55 लाख पे, बताओ 1% की रेट से क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा। आगे बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. जेड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो पेमेंट कर रही है प्रोफेशनल सर्विस का 22,000 का और रॉयल्टी का। बताओ, भले ही पे ही एक है, लेकिन जो 194 जे में इंडिविजुअल लिमिट देखते हैं, इंडिविजुअल लिमिट 30,000 से ज्यादा नहीं है। बताओ टीडीएस नहीं कटेगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? Yes, Yes, sir. sir. आपने 1,75,000 वैभव को बोला कि मेरे लिए डायरी बना दे। आपको पता है, नो मटेरियल वाज सप्लायर, जब गुड्स हमारे और वर्क तुम्हारा, वो तो जॉब वर्क कहलाता है। यहाँ पे गुड्स भी इसके और वर्क भी इसका, ये सेल है। और बताओ, सेल पे टीडीएस नहीं कटता है। जॉब वर्क कहलाता है जब गुड्स हमारे और वर्क तुम्हारा है। यहाँ तो गुड्स भी इसके हैं और वर्क भी इसका है, तो वो सेल है और सेल पे टीडीएस नहीं कटेगा। ओके। टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड 12,000 का पेमेंट कर दिया मैं सुधा को, एक डायरेक्टर है, और ये 12,000 का पेमेंट किया, और वो एम्प्लॉय नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय होता तो 192 में टीएस कटता, एम्प्लॉय नहीं है। बताओ, डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट होती है? नॉन लिमिट? बोलो। No limit. No. तो बताइए, यहाँ पे 12,000 रुपए पे 194 जे में 5% की रेट से क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। बोलो बच्चों, बात समझ? 10% की रेट से। 10%. बताओ, आगे बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, राधे लिमिटेड इंगेज फॉर श्याम लिमिटेड ओनली द बिजनेस ऑपरेशन कॉल सेंटर। बताइए, अगर आप कॉल सेंटर वाले को पेमेंट कर रहे हो तो बताइए प्रोफेशनल नेचर का पेमेंट हो रहा है, बताओ रेट क्या होगी? हाँ, रेट क्या होगी? 2% या 10%? 2%. तो बताओ 70,000 का 2% इस सेक्शन में क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। बोलो बच्चों, बातें समझ में आ गई क्या आपको? बोलिए। Yes, sir.
Yes, sir. अच्छा, आनंद अना टैक्स लाइबिलिटी और डिडक्शन द सोर्स इन द फॉलोइंग केस। बताओ, आनंद एक बिजनेस चला रहा है और उसके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, ऑडिट हो रहे हैं, और वो मंथली रेंट दे रहा है 15,000 ऑफिस परमिसेस का हार को, और बताओ उसने फर्नीचर भी लिया है। बताओ इस क्वेश्चन में आई लगेगा या आई भी लगेगा, जल्दी से बताओ। आई। आई लगेगा क्योंकि उसका टर्नओवर ज्यादा है ना बच्चों। अब सर 15,000 इंटू 12, ये तो बिल्डिंग का है, और 10,000 रुपये और पे कर रहा है, और वो कुछ और भी ले रहा है, वो फर्नीचर वगैरह के। तो 10,000 इंटू 12, बताओ टोटल पेमेंट हो गया 3 लाख का। बताओ 194 आई में 2,40,000 की लिमिट है ना, बोलो बोलो। सर Yes, तो sir. बताइए बिल्डिंग और फर्नीचर पे रेट क्या होगी, 10% की रेट से। बताओ 3 लाख का 10% की रेट से क्या कटने वाला है, टीडीएस कटने वाला है। बोलो बच्चों, आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, बोलिए। यस सर। By virtue of the agreement with the nationalized bank, a catering organization receive 50,000 toward the supply of food, water, snacks। बताओ नेशनलाइज बैंक, आपने बताओ नेशनलाइज बैंक को कैटरिंग सर्विस दी है, कैटरिंग सर्विस आती है 194C में। तो बताओ जब बैंक आपको कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करेगी, कितना, सिंगल 50,000 रुपये पर मंथ, तो साल का कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख। और बताओ पेई कौन है, पेई है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। तो बताइए बैंक 194C में, क्योंकि एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ से 1 लाख से ज्यादा है, तो बताओ 2% की रेट से क्या कटेगी, टीडीएस, क्योंकि कैटरिंग वाला इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है। अगर कैटरिंग वाला इंडिविजुअल एचयूएफ होता तो 1% की रेट से टीडीएस कटता। हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रेट एंड ये बता रहा है, बॉबी एक रेजिडेंट है जिसका टर्नओवर 2,05,00,000 है। कब कब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। बताओ हम जो टर्नओवर देखते हैं वो करंट फाइनेंशियल का देखते हैं, प्रीवियस का। प्रीवियस का। तो बताओ इसका मतलब ऑडिट तो हो रही है, उसमें टर्नओवर तो ज्यादा है। शॉप रेंट बताओ 20,000 रुपये पर मंथ है, तो 194 के अंदर टर्नओवर तो ज्यादा है, लेकिन साल का 240 से कम है, 240 या उससे कम है। बताओ टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 240 से ज्यादा हो तो टीडीएस कटता। 25,000 रुपये आपने पेमेंट किया है टेक्निकल का, रॉयल्टी का 20,000 पे किया है। और बच्चों यहाँ पे बताओ जो हम लिमिट देखते हैं 194J में, बताओ वो एग्रीगेट देखते हैं ई सर्विस की देखते हैं। Each सर्विस। service. तो बताओ यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। बताओ आपने डायरी बनवाई है 2 लाख की, और मेटेरियल भी उसी का और वर्क भी उसका। बताओ जब मेटेरियल भी उसका और वर्क भी उसका काम करने वाले का, Sale. तो वो जॉब वर्कर नहीं कहलाता, सेल कहलाता है, और सेल पे टीडीएस नहीं कटेगा। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई। Sir. आपने आपने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है कितने का, 25,000 का एक, और अनादर कॉन्ट्रैक्ट किया 20,000। बताओ कॉन्ट्रैक्ट मतलब 194C, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा नहीं है, और एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 से ज्यादा नहीं है। बताओ टीडीएस नहीं कटेगा। बात समझ में आ गई, बोलो। Yes, sir. और 194 एम भी इसलिए नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा एम, क्योंकि 50 लाख से कम है, बोलो, ऊपर जाता है है। ना। आपने इंडिविजुअल है जो रेंट पे कर रहा है 60,000 का, और नॉट असेस, बताओ कौन से सेक्शन में काटेगा, 194 आईपी। आगे की बात समझ में, बोलो। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, और उसको एरियर ऑफ सैलरी मिल रही है तो सैलरी ना। तो बताओ एरियर ऑफ सैलरी पे भी क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। एक टीवी चैनल से आपने 10 लाख रुपए कमाए, बताओ टीवी चैनल से 10 लाख कमाएंगे तो 194 भी लगेगा, और 30% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000 रुपए रेंट पे कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बच्चों आपको पता है 196 क्या बोलता है, अगर आप आरबीआई गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करते हो, कोई भी पेमेंट करते हो, तो बताओ किसी भी सेक्शन में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एक टेलीविजन कंपनी है जो प्रोफेशनल कैमरामैन को पेमेंट करिए, प्रोफेशनल। बताओ अगर नॉर्मल कैमरामैन होता तो 194C में कटता, यहाँ प्रोफेशनल वर्ड यूज हो रखा है, 50,000 रुपये पे कर रही है, जो कि 30,000 रुपये से ज्यादा है। बताओ 5% की रेट से, सॉरी 10% की रेट से, बताओ टीडीएस कटेगा। आगे बात समझ में। स्टेट गवर्नमेंट 20,000 का कमीशन दे रही है लॉटरी एजेंट को। बताओ जब लॉटरी एजेंट को कमीशन दिया था 194G में, बताओ 15,000 से ज्यादा, तो बताइए 20,000 रुपये पर 5% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। बताओ ये जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस होती है
बताओ 10,000 से ज्यादा है तो बताओ 5 लाख पे 30% की रेट से क्या कटेगा बच्चों? टीडीएस कटेगा। अरे सबने कर लिए होंगे ना ये, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, बताओ जैक कलिस को आप पेमेंट कर रहे हो 27,000 रुपए का, है ना, और वो कोई आपको पता है क्रिकेटर को खेलने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर न्यूज में आर्टिकल देने के लिए पेमेंट करते हो एनी अमाउंट का, तो बताइए 20.8% की रेट से क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। बताओ रेंट पेड हुआ है 1,70,000 का, पेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म फॉर यूज एंड प्लांट मशीनरी, बताओ 240 से कम है, टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि रेंट के लिए 240 की लिमिट होती है। विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस 10,000 से ज्यादा है, बताओ 30% की रेट से क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। बताओ स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, जब कंपल्सरी एक्वायर करते हैं तो 194 LA में 10% की रेट से बताओ क्या करता है? टीडीएस कटता है। अगर कितना अमाउंट है? 2.5 लाख से ज्यादा है, बताओ यहाँ तो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है? 2.5 लाख है ना, तो बताओ 2.5 लाख पे टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। 2.5 से ज्यादा होता तो तब कटता। तब हाँ, अच्छा, महेश ने 6 लाख का पेमेंट किया है ना, कोल्ड स्टोरेज वाले को। बताओ कोल्ड स्टोरेज वाले को पेमेंट किया है बच्चों। कोल्ड स्टोरेज जो होगा ना, जो वेयर हाउस होता है ना, वेयर हाउस रेंट पे लेना, वहां तो 194 आई में कटता है, और अगर आप कोल्ड स्टोरेज वाले को पेमेंट कर रहे हो तो कोल्ड स्टोरेज पे 194 सी लगेगा। ये फाइनल में आपको केस लो पढ़ाते हैं, वहां आता है, ये सर्कुलर आया हुआ है यहाँ पे, तो 194 सी में लगेगा। और 194 सी में अगर आप 6 लाख का पेमेंट कर रहे हो तो बताइए 2% की रेट जाएगा। मतलब 2% क्यों? क्योंकि जिसको पेमेंट कर रहे हो वो कंपनी है, इंडिविजुअल एक्चुअल नहीं है। रामू एक सैलरी एम्प्लॉय है और 60,000 रुपए का रेंट पे कर रहा है शिव कुमार को 1 जुलाई 22 से लेके 31 मार्च 22, और शिव कुमार हैज नॉट फर्निश्ड द परमानेंट अकाउंट नंबर। बोलो बच्चों, बताओ कौन सा सेक्शन लगेगा? आई लगेगा, आई भी लगेगा? आई भी लगेगा। 60,000 इंटू 9, 5,40,000 रुपए का रेंट हो रहा है। और अब बताओ 540 का 5% निकालो जल्दी से, कितना होता है 540 का 5%? 27,000। और अगर सामने वाला पैन नंबर दिया तो उसका 20% लगाओ, 1,08,000। बताओ दोनों में ज्यादा क्या है? 1,08,000। लेकिन लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। लास्ट मंथ का रेंट कितना है? 60,000। 60,000। 60,000। 60,000 से ज्यादा टीडीएस नहीं कटेगा। अरे आ गई क्या बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दे रही है, बताओ 194 जी, सॉरी डी, बताओ 15,000 से ज्यादा है, 5% की रेट से क्या काटेगी? टीडीएस काटेगी। बोलो, तो 45,000 का 5%, जो भी आएगा देख लेना। ठीक है बच्चों। रवि एक होलसेलर बिजनेस है और उसने गोडाउन कंस्ट्रक्ट करवाया है और कॉन्ट्रैक्टर को 25 लाख का पेमेंट कर रहा है। बताओ एक फॉर्म है, कौन है बच्चों? एक फॉर्म है। बताइए 194 एम तो कब लगता है? इंडिविजुअल पे, या तो फॉर्म पे लग रहा है। बताइए अगर फॉर्म किसी से कोई काम करवा रही है, बिल्डिंग वगैरह बना रही है, तो बताइए उस केस में कौन सा सेक्शन लगेगा? 194C। 194 सी में। और क्योंकि पे इंडिविजुअल एचओएफ है तो 1% की रेट से क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। एबी लिमिटेड एक डिस्काउंट दे रही है, बताओ डिस्काउंट को कमीशन नहीं बोलते, डिस्काउंट पे किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एक वाई एंड कंपनी इंगेज द रियल एस्टेट बिजनेस कंडक्टेड लकी डिप, मतलब मारुति कार का विनिंग में दिया है। बताओ 194 बी में जब हम विनिंग इन काइंड में देते हैं तो काइंड पे भी टीडीएस कटता है नहीं कटता है? बोलो। Yes, sir. कटता है। उसका तरीका क्या है? या तो पेई एडवांस टैक्स जमा करा के पेयर को बता दे, या जितना टैक्स बनता है पेई पेयर को दे दे और पेयर जमा करा देगा। जब तक ऐसा नहीं होगा पेयर मेक श्योर कर ले कि टैक्स गवर्नमेंट को पहुंच गया है, जब तक वो विनिंग अमाउंट रिलीज नहीं करेगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। Yes, sir. चलो, हाँ जी, बताओ पेमेंट कब हो रहा है? पेमेंट कर रहे हैं 22-23 में। बताओ 22-23 का टर्नओवर तो कम है और 21-22 का टर्नओवर ज्यादा है। बताओ टर्नओवर 22-23 का देखते हैं 21-22 का देखते हैं? 21 बार। 21-22 का देखते हैं। बताओ कमीशन पेमेंट, इसका मतलब ऑडिट हो रही है, टर्नओवर है। बताओ 194H में लिमिट क्या होती है? 15,000। बताइए 5% की रेट से क्या कटेगा? टीडीएस। बताओ ऑफिस की बिल्डिंग रिपेयर करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 30 से कम है, टीडीएस नहीं कटेगा। बताओ प्रोफेशनल आदमी को पेमेंट कर, टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं 38,000 रुपए का, पेमेंट 30,000 से ज्यादा है, बताओ क्या कटने वाला है? टीडीएस कटने वाला है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? Yes, sir.
194J। बच्चों एक चीज बताओ, जैसे एक सीए है जिसने रिलायंस की क्या की ऑडिट की। जब सीए बिल बना के दे रहा है 5 लाख रुपए तो ऑडिट फीस के, और एक्सपेंसेस को रिएम्बर्स करवा रहा है, सीए के जो खर्चे हुए वो 60,000 रुपए है। बताओ बिल कितने का बना के दिया? 560। एक तो बिल बनाने का तरीका ये हो गया। तरीका नंबर 2, रिएम्बर्समेंट को सेपरेटली शो नहीं किया, बिल बना के दे दिया 560। तरीका नंबर 3, 5 लाख का बिल अलग दिया और एक्सपेंसेस जो रिएम्बर्स करा उसका बिल अलग दे दिया। तो ध्यान रखना, अगर आपने एक्सपेंसेस का रिएम्बर्समेंट का बिल अलग बनाया है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन आपने अगर कंबाइंड बना दिया या एक्सपेंसेस को सेपरेटली शो किया है तो भी बताओ क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। तो बताइए यहां पे क्या हुआ है? यहां पे इसने इसी तरह से, जब आप पढ़ेंगे तो जवाब इसी तरह से दिया गया है कि एक तो खर्चा कितने का था, 10,000 रुपये का एडवांस पेमेंट था और 40,000 रुपये का बाद में पेमेंट हुआ। 240 50, बताइए 50,000 रुपये पे क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। ध्यान रखना, जहां तक एक्सपेंसेस की बात है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सपेंसेस का बिल सेपरेटली दिया गया है तो एक्सपेंसेस के बिल पे टीडीएस नहीं कटेगा। चलो आगे बताओ, टर्नओवर हम 22-23 में पेमेंट कर रहे हैं, पिछले साल का टर्नओवर भी खूब था। बताइए इसका मतलब ऑडिट का तो चक्कर है नहीं। बताओ इंटरेस्ट पेड टू बैंक, आपको याद है अगर हम इंटरेस्ट देते हैं बैंक को तो टीडीएस नहीं कटता। याद है बच्चों? बैंक हमको देती है तो कटता है, बोलो। अरे सर बैंक, बताओ बैंक हमको दे रही है तो बताओ बैंक काटेगी किस पे? नहीं काटेगी, सेविंग पे। 20,000 तक है तो नहीं नहीं काटे। नहीं, क्या गलत बोल रही हो? बैंक हमको दे रहा है, बताओ आरडी पे, एफडी पे, सेविंग पे। तो आरडी एफडी पे काटेगा बट सेविंग पे नहीं काटेगा। और इन पे भी कब काटेगा? जब 40,000 से ज्यादा है। लेकिन अगर हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं एनी अमाउंट तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे। 194A में पढ़ा था। बताओ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो रहा है राज को, 2 कॉन्ट्रैक्ट है 12-12, सिंगल 30 से ज्यादा नहीं है, एग्रीगेट 1 से ज्यादा नहीं है, टीडीएस नहीं कटेगा। शॉप रेंट पे हो रहा है 1 पे को 2.5 लाख, 240 से ज्यादा है, बताओ टीडीएस कटेगा। कमीशन पेमेंट हो रहा है 17,000 का, 15,000 से ज्यादा है, बताओ कम टीडीएस कटेगा। हाँ जी बताओ, प्रोफेशनल आदमी को पेमेंट हो रहा है और आपने टीडीएस नहीं काटा। बताओ प्रोफेशनल आदमी को पेमेंट हो रहा है, टीडीएस नहीं काटा। बताओ बीएनपी में क्या तरीका होगा? बताओ टीडीएस कटना चाहिए था नहीं कटना चाहिए था? बताओ। कटना चाहिए था। चाहिए था। बताओ 30% खर्चा 40 स्मॉल ए में क्या हो जाएगा? चलाओ। डिस्काउंट हो जाएगा। बताओ आपने इंटीरियर हरी को पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट का मार्च में काट लिया और 30 जून तक जमा करा दिया। बच्चों आपको पता है टीडीएस चैप्टर में बताया था कि मार्च तक कट जाना चाहिए और रिटर्न भरने की डेट से पहले जमा हो जाना चाहिए। बताओ जब दोनों बातें पूरी हो गई तो खर्चा डिसअलाउड नहीं होगा। नहीं होगा। फैक्ट्री रेंट का पेमेंट किया 15 लाख का और टीडीएस, बताओ 22-23 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 22-23 के रिटर्न भरने की डेट क्या होती है? 31 जुलाई 23। बताओ मार्च में ही काट, मतलब दिसंबर में ही काट लिया 22-23 में ही और पेमेंट भी कर दिया, बताओ खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउड। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि फैक्ट्री है ना, यहाँ पे फैक्ट्री रेंट पेड टू मिस्टर रॉय 15 लाख, टैक्स डेट एंड सोज एंड पेड 1/12/22। ठीक है, तो बच्चों यहां पे एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये खर्चा किस साल का ये पता नहीं चल रहा। बोलो, यहां गलत डेट लिखी हुई दिख रहा आपको? बच्चों 2 बातें हो गई, मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बात करता हूं 22-23 का रिटर्न भरने की डेट मान लो 31 अक्टूबर 23 है, आपने किसी को पेमेंट किया 15 लाख रुपए का और आपने यहां तक जमा नहीं कराया टीडीएस, तो 4.5 लाख का खर्चा 22-23 में डिसअलाउड हो जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो। और आपने फ्यूचर में 31 दिसंबर 23 को वो टीडीएस जमा करा दिया सरकार को, तो 22-23 में तो डिसअलाउड होगा और 23-24 में वो 4.5 लाख क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। और जिंदगी भर के लिए डिसअलाउड होता है जब पेमेंट वाले साल अलाउड हो जाता है। बोलो, पेमेंट वाले टाइम अलाउड हो तो जाता बस, है। तो इस क्वेश्चन में डेट की गलती है, ये डेट की गलती है। 1 दिसंबर 22 की जो बात हो रही है, ऐसे मान के चलो कि ये कह रहा है कि ये खर्चा 21-22 का था। तो बच्चों अगर 1 दिसंबर 22 को आप पेमेंट करोगे
तो 21-22 में 30% डिसअलाउड हो गया होगा, और आपने 22-23 में पे किया है, तो 22-23 में वो 30% क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। बताओ इंटरेस्ट पेड ऑन एफडी, बैंक ने 2 लाख का इंटरेस्ट दिया एफडी पे, टीडीएस डेट 22-23 में टीडीएस काट लिया और रिटर्न भरने की डेट से पहले जमा करा दिया, बताओ खर्चा क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या है, मार्च तक कट जाना चाहिए और रिटर्न भरने की डेट तक जमा हो जाना चाहिए। आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, बताओ इंपोर्ट पे किसी प्रकार का, परचेज पे किसी प्रकार का टीडीएस नहीं कटेगा, और जब टीडीएस कटेगा ही नहीं तो खर्चा डिसअलाउड होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहां तक की बातें मैंने आपको बता दी है ना। और बताओ डायरेक्टर को पेमेंट हो रहा है, डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट देखते हैं क्या, बोलो। सर टीडीएस कटेगा। बताओ एक घर बेचा 60 लाख में, बताओ वाई जब पेमेंट करेगा 194 आई में, बताओ क्या काटेगा, टीडीएस काटेगा, बोलो, बोलिए, है ना। बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। मैंने आपको ये एक बार, तो चलो मैं करा ही देता हूं आपको, है ना। बताओ एक टंडन है जो 1,75,000 पीएफ से निकाल रहा है प्री मैच्योर। आपको होता है प्री मैच्योर मतलब 5 साल से पहले निकालते हो टैक्सेबल होता है, 5 साल से पहले निकालते हो टैक्सेबल होता है, लेकिन ये क्यों निकाल रहा है, परिस्थितियां कंट्रोल के बाहर थी, तो बताओ एग्जम्प्ट होगा, और एग्जम्प्ट होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। 42,000 रुपये आरडी पे इंटरेस्ट मिला है, बताओ बैंक अगर आरडी पे भी इंटरेस्ट देती है, बताओ क्या काटेगी, टीडीएस काटेगी, लेकिन ये सीनियर सिटीजन है, बताओ सीनियर सिटीजन की लिमिट क्या देखते हैं, 40 देखते हैं, 50 देखते हैं, 50,000। तो 50 बताओ टीडीएस नहीं कटेगा। बताओ लकी ड्रॉ निकला 21,000 का, बताओ लॉटरी की लिमिट क्या होती है, 10,000 की होती है ना, बताओ 30% की रेट से क्या 30%। कटेगा, टीडीएस कटेगा। तो बताओ पहले में नहीं कट रहा क्योंकि वो एग्जाम था, दूसरे में लिमिट कितने की अप्लाई होती है, 50,000 की होती है, इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि पेमेंट सीनियर सिटीजन को अप्लाई हो रहा है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। और तीसरे वाले में बताओ यहाँ पे 30% की रेट से क्या कट रहा है, टीडीएस कट रहा है ना। एक बैंक है जिसने 10 करोड़ रुपए दिए और 1 लाख सर्विस फीस दी है, प्रोसेसिंग लोन फीस। बताओ ऐसा कोई हमने सेक्शन नहीं पढ़ा कि जो बैंक की जो प्रोसेसिंग फीस होती है या एडमिनिस्ट्रेशन फीस होती है या फाइल चार्ज होता है, ऐसा हमने कोई सेक्शन नहीं पढ़ा। तो जब कोई सेक्शन ही नहीं बना हुआ तो किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बताओ एक अशोक है, एक वर्क प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, डेप्यूट हुआ, और उसने रेंट पे कर रहा है 52,000 रुपये का 3 मंथ के लिए, और टोटल 156 का रेंट पे कर रहा है, और रेंट इज पेड बाय द फर्स्ट डे ऑफ द 11th मंथ। मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ पे 194 कौन सा लगेगा, आई भी लगेगा, आई भी लगेगा, 52,000 रुपये का रेंट दे रहा है, बताओ 3 महीने का रेंट हुआ 156 का 5% की रेट से क्या काटेगा बच्चों, टीडीएस काटेगा। लेकिन बताओ टीडीएस कब काटेगा, मार्च एंड में काटेगा। कब काटेगा बच्चों, मार्च एंड में। ठीक है, तो 156 पे 5% की रेट से क्या काटेगा, टीडीएस काटेगा। आगे बात समझ में। अच्छा अब बताओ बच्चों, इंटरेस्ट पे हो रहा है एक्स वाई लिमिटेड खुश को, और 55 से हो किसको, एचयूएफ को। अकाउंट पे चेक से हो रहा है, डिवेंचर का पेमेंट हो रहा है, आपको ध्यान है, और लिस्टेड है, आपको ध्यान है, लिस्टेड सिक्योरिटी पे किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं कटता सेक्शन 193 में। इंटरेस्ट 6,500 पे हुआ है पवन लिमिटेड को, बाय पवन लिमिटेड टू कामनी, एंड 4500 एचयूएफ को पेमेंट हो रहा है बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, और डिवेंचर लिस्टेड नहीं है। तो बताइए, आपको पता है जब डिवेंचर लिस्टेड नहीं होते तो अगर आप पेमेंट इंडियन एचयूएफ को कर रहे हो और पब्लिक कंपनी कर रही है और अदर देन कैश में कर रही है, तो 5,000 की लिमिट पे टीडीएस नहीं कटेगा, तो 5 पे तो नहीं कटेगा, बट 6,500 रुपये पे 193 में बताओ टीडीएस कटेगा 10% की रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ टीडीएस कट रहा है, और यहां नहीं कट रहा, देखो दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, आरडी पे इंटरेस्ट जा रहा है पुनीत को, बताओ 194 ए में, बताओ टीडीएस कटेगा, ठीक है 10% की रेट से। पीक्यूआर 10 लाख का पेमेंट कर रही है नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को, बताओ नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट करते तो 194 ई में एनी अमाउंट पे 20.8 रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। स्पोर्ट वर्ल्ड मैगजीन है, 4 लाख पेमेंट कर रही है रिकी पॉन्टिंग को, वो कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, बताइए क्या होगा, 4 लाख रुपए पे 20.8 की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा।
डायरेक्टर सिटिंग फीस का पेमेंट एनी अमाउंट पे क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। और 180 2.5 से कम है, कंपल्सरी क्वेश्चन हो रहा है, 2.5 से कम है, बताओ किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, सर हाँ सर लिस्टेड के साथ साथ डीमेट फॉर्म में होना भी जरूरी हाँ, दोनों होता है बातें ना, होती और ये साइलेंट के केस में हम यही मानेंगे कि डीमेट फॉर्म में नहीं है। डीमेट फॉर्म में नहीं है, हाँ हाँ ओके। नहीं डीमेट फॉर्म में है। सर इसीलिए तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में 5500 पे काटा है टीडीएस। प्राइवेट कंपनी थोड़ी है। फिर आप एग्जामिशन मान के आएंगे, समझ गए? हाँ मतलब अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिस्टेड दे रखा है, नहीं तो वो हम ये लिखा मान हुआ नहीं, लेंगे ना कि क्वेश्चन में लिखा डीमेट। होना चाहिए, एग्जामिशन मान के आएंगे। हाँ ओके, इसमें ये माना है फिर डीमेट में नहीं है। हाँ अब आइए, संजय एक रेजिडेंट है और वो 12 लाख का पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल के लिए। अब देखो बच्चों, संजय एक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, उसकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, और उसने 12 लाख का पेमेंट किया एक, 20 लाख का पेमेंट किया एक, और 20 लाख का पेमेंट किया एक मोहन को, कॉन्ट्रैक्टर को। बताओ 194 सी नहीं लगेगा, 194 जे भी लगेगा, तो ऐसे केस में कौन सा लगेगा, एम। बताओ पेमेंट कितना हो रहा है, M। 12 20 और 20 कितना हो गया टोटल, 52 लाख। तो 52 लाख पे बताओ 194 एम में क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। 5% की रेट से टीडीएस। एबीसी लिमिटेड 1.5 लाख का पेमेंट कर रही है ट्रांसपोर्टर को, जिसके पास 6 ट्रक है, 6 ट्रक है, बट उसने पैन नंबर नहीं दिया। बताओ क्या होगा जब पैन नंबर नहीं देगा, तो बताओ 20% की रेट से टीडीएस कटेगा। 20% की रेट से क्या, अगर पैन नंबर दे देता तो टीडीएस कटता ही नहीं। 194 सी में आपको पता है ना ये बात। यस सर। सरिता ने 5,000 रुपये किया 17 अप्रैल 22 को, नेशनल सेविंग। बताओ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर क्या होता है, 2,500 की लिमिट होती है ना बच्चों, बताया था ना 194 ई में, डबल ई में। बताओ 10% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना बच्चों, दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है? सर तो ये मैंने आपको करा दिया। अब जो ऐसी फाइल में एक अभी सीए के जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। मैंने वो फाइल आपको भेज दी विद आंसर, तो अपना टीडीएस के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, ठीक है ना? थैंक यू।